हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल संभव क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख कर के इस वीडियो में आए हुए हैं, आपने सही सुना हुआ है। ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का क्रैश कोर्स है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी एग्ज़ामों में आने वाले प्रश्न हैं, संभावित प्रश्नों को लिया गया है। अभी फ़िलहाल में जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब में जो साइंस का सवाल रहता है, वे सभी सवाल इनसे 70 से 80% आपको एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि प्रश्न जो है किस प्रकार के हैं। तो जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही आप लोग को पता होगा, पहला चैप्टर नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। आपका ये पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, एटम स्ट्रक्चर। देखिए, परमाणु में हम लोग जो सब भी पिछला क्लास आप लोग मेरा अटेंड नहीं किए हुए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसमें डिटेल से हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में भी हम लोग परमाणु से जो सब भी आप लोग को पढ़ाया गया है वे सभी प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देख सकते हैं, नाभिक के अवयव हैं। पूछा जा रहा है कि नाभिक का जो अवयव है वह कौन सा है, ठीक ना। तो नाभिक के अवयव की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका है आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। आणविक संरचना के बारे में जो कथन है वह क्या है, तो देखिएगा। आणविक संरचना की बात कर लें तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में ही होते हैं। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वे नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वह नाभिक में नहीं होते हैं, बल्कि नाभिक के चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो यह सही कथन है आणविक संरचना के बारे में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन में वह जो अणु यानी कि एटम का भाग नहीं है। कौन अणु का भाग नहीं है? तो हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन को भी पढ़े थे, न्यूट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है, प्रोटॉन का खोज के बारे में बात कर लें तो ये जे थॉमसन जी जो है प्रोटॉन का खोज किया था। और प्रोटॉन के बारे में एक मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो देखे हैं आप लोग तो उसमें क्लियर हुआ होगा। फोटोन में से वह जो अणु का भाग नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी क्या होंगे? ये सभी जो हैं अणु के भाग होंगे। ये सभी अणु का भाग होगा। लेकिन ये जो फोटोन है, फोटोन अणु का भाग नहीं है। तो देख लिए, फोटोन क्या है? अणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है तो वह प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है। प्राकृतिक तत्व होगा इनका। नेक्स्ट है, परमाणुवीय नाभिकीय खोज किया था। परमाणु के जो है नाभिक का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है परमाणुवीय नाभिक का खोज किया था। नेक्स्ट है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अणु में जो न्यूट्रॉन को खोजा था, तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि इसमें तो बताया जा रहा है कि एटम में जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, लेकिन प्रश्न जो पूछेगा डायरेक्टली कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन डायरेक्टली आपसे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है, तो बताइएगा चैडविक, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। परमाणु कण तो आप लोग को पता होगा या नहीं है पता तो जान लीजिए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सभी जो हैं ये तीनों
परमाणु के कण हैं। और बात कर ले हम लोग न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन अभी तक हमने नहीं सुना है। ये न्यूट्रॉन जो है परमाणु के कण नहीं हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्म है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्म है। प्रति कण युग्म की बात कर ले हम लोग, तो प्रति कण युग्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों क्या हैं? प्रति कण युग्म हैं। ठीक। नेक्स्ट है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हम बता ही दिए थे, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होगा। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के बराबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के जो नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बता ही दिए थे, ये हीलियम है। हीलियम के नाभिक में जो इसका परमाणु संख्या 2 है। परमाणु भार की बात कर लें तो 4 परमाणु भार हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बराबर 2 होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा? प्रोटॉन भी 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला दिया गया है। दो सूची हैं आपके पास, सही सुमेलन करना है। ये जो सूची है इसमें ये सही सुमेलन ही दिया हुआ है, सही सुमेलन को ही हम लोग लाए हुए हैं। तो पहला देखिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम है। पहला कॉलम में क्या है? विशिष्टता है। और दूसरा कॉलम की बात कर ले तो कण है। यहाँ पे शून्य द्रव्यमान की बात हो रही है, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह शून्य होता है। और आंशिक आवेश की बात किया जा रहा है, तो आंशिक आवेश किसका होगा? क्वार्क का। उसके बाद आंशिक परचक्रण की बात हो रही है, तो आंशिक परचक्रण पॉजिट्रॉन का होगा। ठीक है। पूर्णांक परचक्रण फोनॉन का। अच्छी तरह से देख लीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ये अफबाऊ का सिद्धांत में दिया गया है। जो हम लोग अफबाऊ का सिद्धांत, उसके बाद और भी जो सिद्धांत रह गए हैं उनको हम लोग नहीं देखे हैं। हुन्स का सिद्धांत, और एक और सिद्धांत है आपका पाउली सिद्धांत, ठीक ना, पाउली का नियम। ये सभी के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कौन कौन? अफबाऊ सिद्धांत। नेक्स्ट दूसरा जो है पाउली का नियम है। और इसके बाद आपका हुन्स का नियम है। ये सभी नियम के द्वारा जो हैं क्या होते हैं? परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को दर्शाते हैं। तो जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका क्रैश कोर्स का वीडियो है, फुल वीडियो में देखिएगा, टोटल डिटेल से बताया जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहिएगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर ले तो अभिन्यास से ये संबंधित है। जो उसका अभिन्यास होता है, आकृति, प्रकृति और स्थिति बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या में अभिन्यास से रिलेटेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो आपको बता ही दिया गया था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे। Z बराबर क्या होता है? यानी कि शुरू से A इक्वल टू Z इक्वल टू E इक्वल टू P होता है। सॉरी, ये आपका A नहीं होगा, क्या होगा आपका? Z इक्वल टू P इक्वल टू E, लेकिन इक्वल टू नॉट N। कभी कभी जो है इक्वल हो जाता है, कभी कभी इक्वल नहीं होता है। ये Z जो है परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, और P आपका प्रोटॉन को, और तथा E जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, N से न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे
ध्यान दे दीजिएगा, प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? क्या कहा जा रहा है? प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं। ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था क्या? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, सभी 2-2 हैं ना। तो आपको बताना है इसकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फॉर्मूला था n = a-z। फॉर्मूला हम लोग चर्चा कर चुके हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या था? n = a-z। तो देखिए n यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ये तो नहीं दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान। और उसके बाद परमाणु क्रमांक कितना है, या पी भी दे सकते हैं। यहाँ पे 2 है, माइनस में इधर जाएगा तो 2 + 2 = 4। ये हो जाएगा आपको परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हो कहलाती है समस्थानिक। हम बता चुके थे आइसोटॉप्स के बारे में। ISOTOPS, आइसोटॉप। आइसो का मतलब बताए थे समान, टॉप्स का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है। तो नहीं, बार टॉप्स का मतलब द्रव्यमान नहीं होता है, परमाणु क्रमांक होता है। मतलब कि जिसकी परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, वे क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे कि समस्थानिकों की जब चर्चा कर चुके हैं तो समस्थानिक में था कार्बन के तीन समस्थानिक थे, 3 आइसोटॉप्स थे। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जिसके बारे में हम लोग बता चुके थे, चर्चा कर चुके थे। ये कार्बन 14 का जो उपयोग होता है डेटिंग मेथड में किया जाता है। इनसे काल का निर्धारण होता है, काल चक्रण का निर्धारण होता है। ठीक है। आगे है, समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होगा? परमाणु भार भिन्न होगा परंतु परमाणु क्रमांक समान होगा। बता चुके थे अभी कार्बन के बारे में। कार्बन 12, ठीक ना, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सभी में देखिए परमाणु क्रमांक क्या है? सभी का 6 है। परमाणु क्रमांक सभी का बराबर है परंतु जो है परमाणु द्रव्यमान जो है सबका अलग अलग है। ये सभी क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? वही होगा परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगा। प्रोटॉनों की संख्या समान होगा लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट है, समन्यूट्रॉनिक समूह है। तो समन्यूट्रॉनिक समूह में क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम लोग समन्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है? 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15, 8 ऑक्सीजन 16। तो अभी तुरंत हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक सूत्र दिए थे आपको, n = न्यूट्रॉन = a-z। तो इसमें देख लीजिएगा, ये जो a है परमाणु द्रव्यमान है और z क्या है? क्रमांक है। तो 14 - 6 करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। इसमें देखिए 15 है, 15 माइनस क्या करेंगे? 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। इसमें कितना है? 16 है, 16 - 8 करेंगे तो क्या होगा? इसमें भी इक्वल टू 8। सभी में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये सब न्यूट्रॉनिक्स होगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। जो है ये उपकरण का नाम है, ध्यान से रखिएगा, पूछा जाएगा आपको एग्जामों में कि गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। कौन से तत्व की रेडियो सक्रियता क्या है, उनकी माप हम लोग गाइगर काउंटर से ही करने वाले हैं, करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था तो बैकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। तो पहले चैप्टर में जो सब भी इम्पोर्टेंट थे एटम्स स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना में जो सब भी प्रश्न
बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा कर लिए हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि, ठीक ना, केमिकल एंड फिजिकल। तो चलिए, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन में जो है विलयन आदि का जो हम लोग बात करेंगे, तो इसमें क्या है? पहला भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का बहुत अच्छा उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में अगर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि लोहा को तत्व करेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोहा को यदि हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद लोहा पहले क्या होगा? लाल होगा, तब तक होकर के बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा। फिर जो है लोहा अगर ठंडा होगा तो फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा, यानी कि उसमें चेंज जो है ज़्यादा नहीं आया। तो वो वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, कि जिसमें हम लोग परिवर्तित किए फिर वे अपने अवस्था में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही आ गया। जैसे पानी में हम चीनी को घुलाएंगे, फिर अब अगर पानी और चीनी को गर्म कर किया जाए तो उसमें से क्या होगा? हमें चीनी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन चीनी जो वैसा ही होगा, लेकिन उसका आकार वैसा नहीं होगा, लेकिन रंग सब कुछ वैसा ही होगा। तो ये अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल में जो है, जल से हम वाष्प बनाएंगे, फिर वाष्प को अगर ठंडा करें तो फिर वो जल बन जाएगा, उसी प्रकार का बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। देखिए, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सब्जी को पकाइएगा आप, फिर पका हुआ सब्जी को फिर आप सब्जी नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन। दूध का जो आस्कंदन होता है, वे इसका उदाहरण है। अब देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कथन टाइप का, स्टेटमेंट टाइप का जो है, ढेर सारे क्वेश्चन स्टेट PCS या BPSC या UPSC भी कह सकते हैं, ये सभी में पूछे जाते हैं। तो कथन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। कथन है, पहला कथन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रता से होती है। अगर हम तापमान ज़्यादा करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? तेजी से होगी। कारण है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। उच्चतर तापमान पर क्या होता है? आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका सही क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, दोनों बात सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है, सही से स्पष्ट कर भी रहा है। नेक्स्ट, जलवायु या जल अपघटन में ऊर्जा उत्पादन होती है। जल अपघटन में ऊर्जा का उत्पादन जो है उष्मा के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, देखिए, पास्चुराइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग दूध को पहले क्या करेंगे? बहुत देर तक गर्म करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल संभव क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें।